नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। इनेलो में घमासान जारी है और चौटाला परिवार के बीच कलह जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन इनेलो के कलह बीजेपी और कांग्रेस इस कलह पर चुटकी लेती दिखाई दे रही है। क्या इनेलो में सब कुछ ठीक है? क्या इनेलो के नेता खेमों में बट गए हैं? क्योंकि इनेलो के हालात फिलहाल ठीक नहीं चल रहे। क्या अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच मतभेद हैं? ये कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला का दावा है कि उनका किसी के साथ कोई विवाद नहीं है और जल्द वो अजय चौटाला से मुलाकात भी करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी इसी तरह मजबूत रहेगी। मेरे तो बड़े भाई हैं, आज मैं उनसे मिलने जा रहा था 10 बजे, लेकिन मुझे लगता है उनको कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए वो 9 बजे चले गए थे। मुझे उन्होंने आज मिलने का समय 10 बजे का दिया था और मैं आज उनसे मिलने जा रहा था। हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये विवाद की जड़ तो तुम बन रहे हो। जब भी अजय सिंह जी मुझे बुलाएंगे, मेरा बड़ा भाई है और वो जब भी मुझे आदेश करेगा मैं उसी टाइम उसके पास चला जाऊँ। हालांकि अजय चौटाला के तेवर अभी भी तीखे हैं। अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि इनेलो किसकी पार्टी है, इसका फैसला 17 नवंबर को जेल में किया जाए। इनेलो इन लोगों की है, किसी की नहीं है। वो उस दिन प्रदेश कार्यकारिणी अपने आप तय कर देगी किसकी है इनेलो। एक तो कह रहा हूँ 17 तारीख को क्लियर कर देंगे पार्टी किसकी और किसके साथ वर्कर है। इनेलो के घमासान पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुटकी ली। कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चौटाला परिवार में कलह को परिवारवाद की राजनीति का नतीजा करार दिया, तो कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने तंज कसते हुए कहा कि इनेलो के हाईकमान का पता ठिकाना नहीं। परिवारवादी राजनीति जिसकी कोई नीति ना हो, कोई सिद्धांत ना हो, कोई अपने आदर्श ना हो, देश और प्रदेश की जनता को कुछ देने के लिए ना हो, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उनके पास कोई योजना ना हो, केवल मात्र अपने और अपने परिवार को किस प्रकार से वह आगे बढ़ाएं, यही उनकी सोच हो तो एक न एक दिन तो ऐसा होता ही है, होना ही था। ये पार्टी क्योंकि पारिवारिक ही पार्टी है। अब वो कभी तो ये कहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह को या फिर इनसो को आप भंग नहीं कर सकते। इनमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका हाईकमांड वास्तव में कौन है। अगर कोई हाईकमांड है तो उसके फैसले को माना जाए, अगर उनको नोटिस दिया है तो जवाब दिया जाए, नहीं दे रहे हैं तो इनकी क्या सेटिंग है नहीं मालूम। बहरहाल इनेलो की पारिवारिक रार का परिणाम क्या निकलता है, अजय और अभय की वर्चस्व की लड़ाई में जीत किसकी होती है, 17 नवंबर को जींद की धरती पर क्या फैसला होता है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और बात कांग्रेस के अल्लाह बोल की। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज के दिन को काला दिवस बताया। कांग्रेस ने हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की घेराबंदी करते हुए नोटबंदी के फैसले को जनता के खिलाफ बताया। बेरोजगारी जो बढ़ रही है और अब भी असर हो रहा है नोटबंदी का, और जो ग्रोथ कम हुई है, ये पहले कहा था कांग्रेस ने, ये तुगलकी फैसला था। जी, इलेक्शन का समय है, क्या इन चीजों का इलेक्शन को अपनी गलती माननी चाहिए, उसकी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस मुंह से आज लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करती है, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए कि 70 साल की आज़ादी में 60 साल कांग्रेस का राज होने के बावजूद भी केवल 3.5 लोगों के पास बैंक अकाउंट थे। उनको झूठ के आधार पर वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को वो बहका पाएंगे। हिंदुस्तान के लोग अब इस कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को जान चुके हैं। यह हिंदुस्तान के चंद राज परिवार जो लोकतंत्र के आधार पर नए खड़े हुए हैं, ये उनका गिरोह मात्र है। ये नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करने की और देश को कमज़ोर करने की ये अपनी कुचेष्टा कर रहे हैं। ये कामयाब नहीं होने वाले हैं, इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अंबाला के घर से मां और बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन इस डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं।
गुरुवार देर रात अंबाला के रामनगर इलाके के इस घर से एक महिला और बच्चे का शव मिला है। कपड़ा व्यापारी दविंदर कुमार की पत्नी और 4 साल के बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। दोनों के शव किचन में मिले। दविंदर के मुताबिक वो काम के सिलसिले में पंजाब गया था और जब घर लौटा तो पत्नी और बच्चे को इस हालत में देखकर उसके होश फाख्ता हुए। मैंने आवाज मारी पहले आते सार कि कहाँ हो, किधर हो। फिर मैं इधर उधर देखा, मैंने एकदम देखे, मैं तो घबरा गया। मैंने उसको हिलाया अच्छी तरह भी बोल जाए, लड़के को भी अपने को हिलाया। हिलाने के बाद फिर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मेरा भाई साथ रहा था, उससे बुलाने चला गया मैं। मेरे भाई के लड़का फिर आया, उसने पुलिस को सूचना दी। उसी टाइम दुश्मन तो मेरा है ही नहीं, आपको पता है। मैं बाजार में मेरी बोलचाल अच्छी है, मोहल्ले में भी अच्छी है। पुलिस को डबल मर्डर की सूचना मिली तो आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस ने लूट या चोरी की कोशिश के दौरान हत्या की बात को नकारा है। तो इसने आके देखा कि जो किचन है उसके अंदर इसकी पत्नी निर्मल, जिसकी उम्र करीब 50-52 साल बताई जा रही है, और इनका अडॉप्टेड लड़का जो करीब 4 साल का है, वो दोनों मृत अवस्था में किचन के अंदर पाए गए। इसकी जांच चल रही है। अभी तक कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ भाई मर्डर किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जांच चल रही है। इसकी जल्दी ही अब जांच करके और नतीजे तक पहुंचा जाएगा। पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए टीमें तो गठित कर दी है, लेकिन खाकी के हाथ अब भी खाली है। परिजनों के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, जिसके चलते पुलिस की जांच अब तक मामला दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन डबल मर्डर के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18 हरियाणा। फरीदाबाद के बाटा हार्डवेयर चौक पर एक नामी कंपनी के वेयर हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी के सीनियर मैनेजर के दफ्तर में घुसकर फायरिंग कर दी। पूर्व कर्मचारी ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी और कंपनी के दूसरे गेट से फरार हो गया। आनन फानन में घायल मैनेजर को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। देखा नहीं, मैं तो झुक गया था नीचे। क्या हुआ था आपने जब वहाँ? गोली के एम्प्लॉय है ना, वो कैसे बोल सकता है? गोली वो बंदा आया, गोली मारी, मैं नीचे झुका हुआ था, जब तक उठा तब तक भाग चुका। निकल गए जब? ठीक है। उसको जब गोलियां लगने के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल तक पहुंचते उसकी डेथ हुई। देखिए अभी जो डॉक्टर ने इनिशियल उनको चेक किया, जो ऊपर से चेक करके पता लगा, तो अभी इनिशियल स्टेज पे उन्होंने 5 गोलियां बताई हैं, लेकिन बाकी सारी डिटेल तो पोस्टमार्टम होने पर पता लगता है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम अरिंदम पाल है। मैनेजर के पद रहने वाले हैं, सीनियर मैनेजर के पद पे यहाँ। नूंह के फिरोजपुर डहर गांव में एक शख्स ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जाहिद ने घरेलू कलह की वजह से मौत को गले लगाया, जबकि जाहिद के ससुराल वालों ने खुदकुशी के लिए उसके घर वालों को जिम्मेदार ठहराया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जाहिद की हत्या का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। पिताजी का बयान लिखा हमने अभी, जिन्होंने बताया भी इनकी आपस में बेरोजगार था और पत्नी से भी थोड़ी अनबन रहती थी, कई बार पंचायतें वगैरह हुई, तो इसने कोई अपने जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली। अभी हम 174 की कार्रवाई करा रहे, जैसे पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई। और घर वाला इनके रंजिश रह गए पुरानी, वहाँ के पैसा है। हाँ जाहिद वहाँ के जो पैसा है उनने कुछ टाइम दियो, हम जब दे देंगे। हमने 2 बार गाड़ी दे दी, वन 2 बार दे दियो बाप ने, फिर वो गाड़ी को पुरवा में रफड़ा हो तो रहो, वो मतलब मजबूरन या बात सू आने जहर खा लियो। सोनीपत में खाकी को दागदार करने का मामला सामने आया है। सोनीपत में मुंशी के पद पर कार्यरत धनवीर नाम के पुलिसकर्मी पर रेप के आरोप लगे। लड़की का आरोप है कि धनवीर उसे डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। लड़की की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कह रही थी कि धर्मवीर है जो यहाँ पुलिस में है, पहले यहाँ मुंशीरा सिटी है, और उसने मेरी उसकी जान पहचान थी 2-3 साल से। कल आया था वो, उसने अपनी बहन के घर बुला लिया था, वहाँ कहा था भी चलो हमारा पेंडा छोड़ दियो, तो उसने बातचीत हो गई थी, वो अपने घर जाती तो धर्मवीर उसको अपनी बाइक पर उसकी
बाइक पे बैठा गए और वो कह रही है भी मेरे को वहाँ कुबैर वाटिका में ले गया और मेरे साथ गलत काम कर। FIR लॉन्च कर दिया हमने 376 377। वो कह रही थी मेरा मोबाइल भी छीन ले गया। 379 है 506। भिवानी में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद दुष्कर्म पीड़िता के मां बनने का मामला सामने आया। नाबालिग की उम्र 14 साल है, जिसके फूफा पर ही बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है, जो फिलहाल जेल में है। परिजनों के मुताबिक लड़की के पेट में तेज दर्द हुआ और दर्द की शिकायत पर जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उसके गर्भवती होने और उसके साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ। लड़की के मुताबिक उसने डर और शर्म की वजह से किसी से कुछ भी नहीं कहा। खुलासे पर आरोपी फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल नाबालिग लड़की और उसका बच्चा अस्पताल में उपचाराधीन है। 7 अगस्त को हमारे पास एक कंप्लेंट शहर भिवानी से आई थी। उसके अंदर हमने FIR लॉन्च कर दी थी और वो एलिगेशंस अपने फूफा के खिलाफ लगा रही थी। तो उसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर दिया था। जिला जेल भिवानी में बंद है जो, और उसके अब डिलीवरी हुई है रोहतक PGI के अंदर, बिल्कुल सेफ है। उसके बेटा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है। पंचकुला के सेक्टर 15 में अमर टैक्स के पास लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात गन पॉइंट पर न्यूज़पेपर कार्यालय में कार्यरत महिला के साथ लूटपाट हुई। 3 अज्ञात लुटेरों ने गन पॉइंट पर महिला से I-20 कार लूटी। महिला का आरोप है कि बदमाशों ने पहले तो उसकी कार को टक्कर मारी और फिर उसकी कार और पर्स लेकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कार I-20 छीनने का मामला था, FIR दर्ज कर दी है और तफ्तीश जारी है। कितने युवक थे, उनके हाथ में हथियार भी थे? 3 व्यक्ति, 2 के हाथ में हथियार थे। तफ्तीश जारी है। सर्दी आने में अभी वक्त है, लेकिन सर्दियों की धुंध से पहले ही हर तरफ सफेद चादर बिछ गई है, जो ठंड से नहीं बल्कि धुएं की वजह से है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालात बिगड़ता देख दिल्ली सरकार ने भारी वाहनों की एंट्री पर ही रोक लगा दी, लेकिन इस रोक की वजह से प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में सफेद आफत ने अपना कोहराम मचाया हुआ है। हर तरफ धुंध है, लेकिन ये सर्दी का असर नहीं बल्कि प्रदूषण का है। लोग परेशान हैं, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। हालात बिगड़ता देख दिल्ली सरकार ने 3 दिन तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। गुरुवार रात 12 बजे के बाद से ही दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई। अब सिर्फ जरूरी सामान, दूध, सब्जी और रोजमर्रा के सामान वाले वाहन ही दिल्ली NCR में एंट्री कर पा रहे हैं। 11 तारीख तक कोई गाड़ी ने टच नहीं होगी सूखा माल की, खाली एक सब्जी और दूध की गाड़ी अंदर जाएगी। उसके बाद में 2 बजे फिर मेरी गाड़ी, वहाँ से सारी गाड़ी खड़ी थी जो सूखा माल की, सब वापस करा दी। दिल्ली टोल की पर्ची दिल वापस लेके पैसे वापस कर दिया और वापस भगा दिया वहाँ से। आलम ये है कि गुरुग्राम में ट्रकों का जमावड़ा लग चुका है और इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को करोड़ों का नुकसान भुगतना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा कि अगर ये प्लानिंग करते तो शायद करोड़ों का नुकसान नहीं होता। हर चीज आती है तो वो ट्रक के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। कोई भी चीज होती है कि कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स के ऊपर लेके बैठ जाते हैं। तो दिल्ली सरकार ने इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि इसका कोई न कोई और अल्टरनेट देखे और इसके लिए कोई न कोई मापदंड और तैयार करें, ताकि NGT की इससे जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली NCR में बढ़ते पोल्यूशन के चलते अब दिल्ली में बाहरी वाहनों की नो एंट्री कर दी है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में ट्रकों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। फिलहाल हम खड़े हुए हैं गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट नगर में, जहाँ आप खुद देख सकते हो कि कल रात 12 बजे के बाद से एक एक कर अब तक हजारों ट्रक यहाँ आकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा था उसके चलते सरकार ने फैसला लिया कि अब बाहरी वाहन दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे और उसकी वजह से जो ट्रक चालक थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ अपनी गाड़ियों को खड़ा किया है और अगले 3 दिन तक यहाँ इसी तरह से ट्रकों का जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार का एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा था उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि अगले 3 दिनों में पोल्यूशन से कितनी राहत NCR वासियों को मिलती है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नीरज अम्बावता, न्यूज 18। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं।
दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा बहुत खराब है और दिवाली पर पटाखों से हुए प्रदूषण से अब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स उबर नहीं पाया है। इस बीच ट्रकों को दिल्ली में एंट्री जो ट्रकों को लेकर है वो बैन कर दी गई है। तक एंट्री बैन कर दी गई है। सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी सेवा के लिए ही ट्रकों की एंट्री होगी। एडवाइजरी को लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैद है। अचानक ट्रक बैन किए जाने से दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। कहाँ जा रहे हो लेकर? ये दिल्ली जाएंगे जी। दिल्ली मुर्गा मंडी जी। दिल्ली क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? ये कह रहे हैं वापसी जाओ। खाली है। खाली है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे। अच्छा, खाली व्हीकल। कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं। दिवाली ने दिल्ली का दिवाला निकाल दिया। फिजाओं में फैले जहर ने दिल्ली वासियों की जिंदगी में जहर घोल रखा है। इस जहर से बचने के लिए जो जरूरी गाइडलाइन दिए गए हैं उसे पालन हर हाल में करना ही इस मर्ज की दवा है। और देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौसम विभाग के सामने हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है जो कि हवा में प्रदूषण की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है और कहीं ना कहीं आज ये मशीन भी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में दिवाली में सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवहेलना की और जमकर पटाखे फोड़े गए, उसके बाद दिल्ली की हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। एसपीयू के बॉयज हॉस्टल में पानी की टंकी में मरा हुआ बंदर मिला। घटना ने जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई लेकिन सरकारी तंत्र को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीने के पानी में सीवेज मिलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी। अब एचपीयू के श्रीखंड बॉयज हॉस्टल में पानी की टंकी में मरे हुए बंदर का मिलना कई सवाल खड़े करता है। 7 तारीख को जैसे ही था, मैं शाम को मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बंदर है उसमें। फिर मैंने वहाँ एक्शन को फ़ोन किया, फिर उसने आदमी भेजे यहाँ पर जाकर के, फिर शाम को इसको साफ कर दिया गया। और ये सारा, और ये जो टैंकी है ये है बाथरूम वाली टैंकी। मैं यहाँ बैठा था सर, कुछ लंगूर ऊपर चढ़े, उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। और हालांकि जो ढक्कन की बात हुई है ये उस समय भी खुला था सर, तो मैंने उस समय उतना गौर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पानी पिया और एक ने जो है ढक्कन जो है थोड़ा सा ऊपर किया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर सर मुझे कुछ लगा कि वो एक छलांग इस टंकी पर लगा रहा है, दूसरे छलांग उस पे। मुझे कुछ लगा कि इसमें है। जब मैंने अंदर जाकर देखा सर तो इसमें से काफी स्मेल आ रही। माना कि बंदर पीने के पानी वाली टंकी में नहीं था, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर इन टंकियों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। छात्र अगर ये सब नहीं देखते तो जाने कब तक ये सब चलता। अब यहाँ पर एचपीयू प्रशासन का कहना है कि ये जो पानी की टंकी है इसमें जो पानी है ये टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल यहाँ पर खोली जा सकती है कि बार बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं लेकिन वो जो है जागता नहीं है।
ये जो पानी की टंकी है, एक और स्मारक यहाँ पर जो है जन स्वास्थ्य विभाग के लिए ये रखा जाना चाहिए कि वो कितनी लापरवाही से काम करता है। ये तो बंदर जो है इसके अंदर चला गया, इसके साथ ठीक साथ जो ये पानी की टंकियां हैं, ये 2 टंकियां हैं, अगर उसका ढक्कन खुल सकता था तो इसका ढक्कन क्यों नहीं खुल सकता था। यहाँ पर देखिए एक लकड़ी लगाई गई है इसको बंद करने के लिए। जिसकी जिम्मेदारी है वो यहाँ पहुँचे नहीं और जिन पर हॉस्टल की जिम्मेदारी है वो लापरवाही तो मान रहे हैं, साथ ही अब कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। गलती तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि गलती है ये, क्योंकि उन्होंने मैं बताया कि जो चेक करने वाला वो आता है। अब वार्डन साहब अभी छुट्टी गए हुए थे हमारे, वो अभी 3-4 तारीख तक छुट्टी पे है अभी, तो आएंगे वापस तो उनको भी देखेंगे। हाँ जी, जिम्मेदारी तो अब हमारी समझ लीजिए। अब जो मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो एक्चुअली वैसे तो पानी वाली की जिम्मेदारी है ना। टंकी टॉयलेट की हो या पीने के पानी की, टंकी के अंदर बंदर है, दैट मीन्स की जो है बहुत बड़ी नाकामी है प्रशासन की, तो बहुत बड़ी नाकामी है हमारे सिस्टम की। हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये जो बंदर टंकी के अंदर आया है किस तरीके से आया है, ये क्या रीजंस उसके पीछे रहे हैं, क्या जो है हमारा प्रशासन जो है इस ओर ध्यान देता है कि रेगुलरली जो है जो पानी की टंकियाँ उसकी सफाई होनी चाहिए। शहर में न जाने कितनी ऐसी टंकियां हैं, जाने कितने ऐसे बड़े टैंक जहां पर अव्यवस्था फैली हुई है, किसी को पता नहीं। ये घटना आम जनता के लिए एक चेतावनी है कि स्वस्थ रहना है तो अपने और अपने परिवार का ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि शहर में अश्वनी खड्ड का गंदा पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मासूम युग का शव 2 साल तक पानी के टैंक में पड़ा रहा, लोग पानी पीते रहे और सरकारी अमला कागजों में सफाई करवाता रहा। अश्वनी खड्ड ने जो त्रासदी मचाई थी उसको शायद ये विभाग फिर से भूल गया। और यहाँ पर एक बात और है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन अभी तक जो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। अंबानी परिवार की प्रमुख कोकिलाबेन अपने परिवार के सदस्यों और कुछ परिजनों के साथ श्रीनाथ जी की शरण में नाथ द्वार पहुंची। इस मौके पर उनके साथ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी सहित कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। सभी ने नाथ द्वार के मोती महल में उतरकर पूरे लवजमे के साथ मंदिर में प्रवेश किया और शाम को श्रीनाथ जी के चरणों में धूप भी लगाई। दर्शन के बाद पुष्टि मार्ग की परंपरानुसार उनका समाधान करवाकर सम्मान किया गया, जहां मंदिर के तिलकायत गोस्वामी राकेश महाराज और उनकी पत्नी बहूजी महाराज से भी मुलाकात की। बाद में पूरा परिवार सड़क मार्ग से उदयपुर रवाना हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।